थैंक यू सो मच। आप सोशल मीडिया पे शो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं। प्लीज़ कीप डूइंग दैट, उससे हौसला अफजाई होती है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तारिक भाई शो के अलावा भी आप वीडियोस बनाएं, जो कि मैं पूरी कोशिश अब करूँगा। एक दो वीडियोस मैंने बनाई भी थी कोविड-19 के ऊपर, आई थिंक लॉन्ग रेजिडेंस पे, लेकिन अब से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर इमिग्रेशन कवानीन के ऊपर आपके लिए वीडियोस लेके आऊँ। एक छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमने एक सर्विस मैंने खुद शुरू की है जो कि हमारी टेलीफोन बुकिंग सर्विस है, और आपको पता है कि मेरा मोबाइल नंबर बिल्कुल अवेलेबल होता है अगर कोई मुझसे बात करना चाहे। लेकिन अगर आप कोई केस मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं अपना, एंड यू आर नॉट माई क्लाइंट, तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप ये ऑनलाइन टेलीफोन बुकिंग सर्विस को यूज़ करें। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे अवेलेबल है। आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप इसको यूज़ करें। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हो और मैं आपको ये लिंक भी भेज सकता हूँ। बट मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई मुझसे एडवाइस लेनी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है अपने केस के बारे में, क्योंकि आप मुझे डॉक्यूमेंट्स भिजवा रहे हैं, तो आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप हमारी इस टेलीफोन सर्विस को यूज़ करें। उसके अलावा अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी ईजी। मेरे ऑफिस का नंबर इज़ एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, या मेरा मोबाइल नंबर भी आपके पास अवेलेबल होता है। आप उस पर मुझसे रब्ता करके अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एंड एन्जॉय द शो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। इस शो का फॉर्मेट आपको पता है। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है, आप इस शो में कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दूं जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो। कॉल्स का सिलसिला शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर आप कॉल करते हैं तो अगर आप शो थोड़ा सा फॉलो कर रहे हो तो मेरी आदत है कि थोड़ा मैं तहम्मुल से और थोड़ा कोशिश अपनी तरफ से करता हूँ कि डिटेल में जवाब दे दूं मैं। तो अगर आप बार बार कॉल कर रहे हैं और आपका नंबर थ्रू नहीं हो रहा है, मैं अपोलोजाइज करता हूँ। इसकी वजह ये कि जब मैं जवाब दे रहा होता हूँ पहले सवाल या दूसरे जो भी कॉलर करते हैं उनके सवाल का, तो फिर मेरी आदत है कि मैं कॉल नहीं दूसरी उठाता और फिर मैं दूसरी कॉल साइमल्टेनियसली बाद में उठा लेता हूँ। तो थैंक यू फॉर दैट। और अगर आप शो में आते हैं, लाइक करते हैं शो को, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बड़ी हौसला अफजलाई होती है, उससे बड़ी इंकरेजमेंट मिलती है। पहले इससे पहले कॉल्स तो इंशाल्लाह आती रहेंगी। वी हैड अ वेरी गुड शो लास्ट वीक, लेकिन पहले मैं कुछ अनाउंसमेंट्स या जो मुझे बाद में भी टाइम मिल रहा है मैं कुछ बातें आपसे कर लूँ इमिग्रेशन के बारे में, जो मेन अपडेट्स हैं। पहली जो एक बड़ी अच्छी अपडेट है और बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है वो है फी वेवर के बारे में। पहली अपडेट तो फी वेवर के बारे में ये है कि मुझे अक्सर लोग पूछ रहे थे कि तारिक भाई ये तो हमें पता चल गया कि बच्चे के ऊपर फी वेवर, रजिस्ट्रेशन पे फी वेवर अब मिलना शुरू हो गया है, लेकिन लोगों को उसका लिंक नहीं मिल रहा था। तो वो बेसिकली 16 जून को होम ऑफिस ने फी वेवर का लिंक लाइव कर दी, यानी कि जब आप फी वेवर के लिए 16 जून को ऑनवर्ड्स आप फी वेवर के लिंक पे जाते हैं, तो अब आपको वो बच्चे की रजिस्ट्रेशन के लिए जो आप एप्लीकेशन डालते हैं उसका फी वेवर भी अब वो मिल गया आपको, उसका बार। पहले ये बार अवेलेबल नहीं था और काफ़ी लोग परेशान थे कि जी होम ऑफिस ने पॉलिसी में तो अनाउंस कर दिया कि हम फी वेवर दे रहे हैं बच्चों की, लेकिन उनको ये बार नहीं मिल रही थी कि फी वेवर की एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ चाइल्ड फॉर एज अ ब्रिटिश नेशनल, ब्रिटिश सिटीजन के लिए कहाँ ये फी वेवर की एप्लीकेशन डालनी है। तो वो अब बार लाइव हो गई है। अब आप बड़े आराम से वहां से जाके फी वेवर कर सकते हैं, उसी जगह फी वेवर अप्लाई करने जहाँ आप अपनी FLRFP एप्लीकेशन का फी वेवर करते हैं। जो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और बड़ी अच्छी बात है कि आपके पास फी वेवर है एंट्री क्लियरेंस पे भी। आप यानी कि अगर आप अपेंडिक्स FM के अंदर अप्लाई करें, और अपेंडिक्स FM के अंदर जो मेन वीजे अप्लाई होते हैं वो होते हैं पार्टनर के, चाइल्ड के या अडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव के। तो अगर आप अपनी पार्टनर, चाइल्ड या अडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव के वीजे डाल रहे हैं तो अब आप उस पर भी फी वेवर अप्लाई कर सकते हैं, विच इज़ एक्सलेंट। ये एंट्री क्लियरेंस की बात हो रही है। और इसमें जो अच्छी बात है कि मैं जेन्युइनली लोगों को जानता हूँ, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, जो इस टाइप की जॉब्स कर रहे हैं कि एडिक्वेट में, मतलब जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है अपेंडिक्स FM की वो तो वो मीट कर रहे हैं, लेकिन उनके पास इतनी सेविंग नहीं है कि वो, आपको पता है कि ये जो होम ऑफिस की फीस है, अगर आपका एक बच्चा और एक वाइफ है और बच्चे के पास ब्रिटिश सिटीजनशिप नहीं है और उसके लिए भी अप्लाई करना है, तो यू ऑलमोस्ट लुकिंग एट 6,500 पाउंड की फीस इवन बिफोर आप लीगल फी की तरफ देखें। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी नाइस। तो अगर आपने फी वेवर अप्लाई करना है एंट्री क्लियरेंस एप्लीकेशन पे, तो वो भी ऑप्शन अब आपके पास अवेलेबल है फी वेवर की। तो ये तो न्यूज हो गई फी वेवर के बारे में। और अब हम बात करते हैं जो अपेंडिक्स प्राइवेट लाइफ एंड अपेंडिक्स सेटलमेंट फैमिली लाइफ की
नए कवानीन होम ऑफिस ने 19th एंड ऑफ कोर्स 20 जून को अनाउंस किए हैं। उसमें कुछ लोगों को, मैं ये तो नहीं कहता क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन पहले हम उन बातों का जिक्र कर लेते हैं जो अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि जी ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है। इससे पहले कि मैं इनकी समरी में आऊं, ये जो मैं अपेंडिक्स प्राइवेट लाइफ की बात कर रहा हूं या अपेंडिक्स सेटलमेंट फैमिली लाइफ की, तो पहले एक कॉल भी आई है तो हम इनको भी साथ साथ ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम जी। जी सर, अपना सवाल पूछ लें और टीवी पे जवाब सुन लें। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप टीवी पे अपना वॉल्यूम कम कर लें सर, क्योंकि अभी आप लाइव हैं तो वो टीवी पे थोड़ा डिले के बाद आवाज आती है सर। जी श्योर। मेरा नाम अवैस है। मेरे जी जी टीवी का मैं दूसरे रूम में आ गया हूँ। बेसिकली मैंने टीवी का वॉल्यूम कम कर दिया। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पेरेंट्स से हैं, वो आते जाते रहते हैं और हम दोनों की वर्कर हैं, तो हम उनको सेटल करना चाहते हैं यहाँ पे यूके में। तो उसके लिए क्या ऑप्शन अवेलेबल है? हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ से हैं, वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री से रिलेटेड है। वाइफ मेरी डॉक्टर है। तो मेरे जो पेरेंट्स हैं उनके पास जो उनका है विजिट वीजा तो है, लेकिन हम उनको परमानेंटली यहाँ यूके में सेटल करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या रूट अवेलेबल है? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखें, जो मेन वीजा कैटेगरी है उसको कहते हैं अडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव। तो पहले मैं बता देता हूं कि अडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव की क्या मेन 4 शराइत हैं। पहली शर्त तो ये है कि वो ये चाहते हैं कि ये मेनली पेरेंट्स के लिए यूज होता है, तो वो ये बोलते हैं कि जो एप्लीकेंट है इन दिस सेंस आपके पेरेंट्स इल हेल्थ, एज या किसी डिसेबिलिटी की वजह से वो अपने डे टू डे काम नहीं कर सकते। तो जो डे टू डे काम होते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपकी पर्सनल हाइजीन, आपका खाना पीना, एंड ऑफ कोर्स फॉर एल्डरली पीपल उनकी दवाइयां लेना। और ये काफी कॉमन इशू होता है पेरेंट्स के साथ कि वो दवाइयां नहीं टाइम पे लेते या कोई देखभाल करने वाला नहीं है जो उनको दवाइयां टाइम पे दे। एंड नोइंग देयर एज, अगर वो दवाइयां टाइम पे नहीं लेंगे, इट विल हैव क्वाइट एन एडवर्स इफेक्ट ऑन देयर बॉडी ऑर्गन्स। तो ये चीज तो एक तरह से, मैं ये तो नहीं कहता ऑटोमेटिकली टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, लेकिन नॉर्मली हम जिस पार्ट ऑफ कंट्री से आते हैं वहाँ अक्सर बीमारियां हमारे पेरेंट्स को काफी हो जाती हैं। आई होप सारे हेल्दी हों, लेकिन इश्यूज ये होता है कि दवाइयां लग जाती हैं। तो हमने ये प्रूव करना होता है कि जी एज, इल हेल्थ या किसी डिसेबिलिटी की वजह से दे आर एबल टू परफॉर्म दे डे टू डे टास्क। तो पहले तो ये टेस्ट है। अब कौन सी इलनेस है, एज की, क्या वो किस एज में है कि वो अपने काम काज इस टाइप के नहीं कर सकते, दैट इज समथिंग जो आपने प्रूव करना होता है बाय मेडिकल रिपोर्ट, जो होम ऑफिस कहता है कि आप मेडिकल रिपोर्ट एक डॉक्टर के साथ लगा दे। तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप होता है कि आपने ये प्रूव करना होता है कि कोई और अल्टरनेटिव अरेंजमेंट हो नहीं सकती होम कंट्री में उनके लिए। अब जिस तरह के मैं एग्जांपल देता हूँ इंडिया पाकिस्तान की, इंडिया पाकिस्तान में काफ़ी ओल्ड होम्स हैं, जो प्राइवेट होम्स हैं जो ओल्ड लोगों को रख सकते हैं, लेकिन कभी कभी उनमें इशू होता है, वो साइकोलॉजिकल इशू होता है। बिकॉज जो पेरेंट्स होते हैं ना, मैं एग्जांपल देता हूँ जो मैं अक्सर अपने एक्सपीरियंस से देखता हूँ कि दे बिकम काफ़ी वो एजिटेटेड हो जाते हैं अपनी ओल्ड एज के अंदर। दे डोंट वांट कि अननोन लोग उनको छेड़ें, बिकॉज सारी बात है अगर उनकी देखभाल करनी है, दवाई देनी है और उनको नहलाना है, उनको खाना देना है, दे कुड बी वेरी एंग्री कि एक अननोन बंदा मुझे हर रोज आके इस तरह टच कर रहा है इन सर्टन केसेस, या मुझे इस तरह सर्विस दे रहा है। दे डोंट लाइक इट। एक साइकोलॉजिकल इशू भी होता है। तो वो भी कभी कभी होता है। और कभी कभी ये भी होता है कि जिस तरह केस मैंने रिसेंटली देखा था कि उसमें उस स्पॉन्सर के पेरेंट को इंसुलिन के इंजेक्शंस लगने थे, और उन्होंने कहा कि मुझे जो फैसिलिटी मिल रही है, आई थिंक दे वर इन कराची, उनके पास फुली क्वालिफाइड स्टाफ नहीं है जो इंसुलिन के उसको मॉनिटर कर सके जिस तरीके से मॉनिटर करने की जरूरत है जो डॉक्टर ने एडवाइस दी हुई है। तो बेसिकली आपने कोई रीजन बतानी है होम ऑफिस को क्यों कि ये जो ओल्ड होम्स हैं ये इनकी देखभाल नहीं कर सकते। सेकंड हो गया। थर्ड हो गया कि बाकी फैमिली मेंबर क्यों नहीं देखभाल कर सकते, एंड विच इज वेरी कॉमन कि तकरीबन हर फैमिली, आप इस मुल्क की एग्जांपल ले लें, मेरा अपना अगर सगा भाई भी इधर है, उसकी अपनी लाइफ है, उसकी अपनी फैमिली है, आई डोंट थिंक ही कैन टेक द टाइम आउट कि हर रोज आके मुझे देखे, बिकॉज उसने भी अपनी लिविंग करनी है। एंड इट इज ट्रू इन अदर कंट्रीज एज वेल। तो वो आपको एक्सप्लेन करना होगा कि क्यों बाकी फैमिली मेंबर्स
देखभाल नहीं कर सकते। और जो आखिरी चीज़ है वो ये है कि आपके पास इस मुल्क में एडिक्वेट मेंटेनेंस एंड अकोमोडेशन है कि आप अपने पेरेंट्स को रख सकते हो। इस तरीके से आप अप्लाई करते हैं और अच्छी बात ये है कि ये इंडेफिनिट लीव टू एंटर एप्लीकेशन होती है और उससे भी अच्छी बात है और इसकी फीस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अब होम ऑफिस ने इस पे फी वेवर भी करना शुरू कर दिया, बट दैट्स अ सेपरेट मैटर। अब जो मेन चीज आती है, क्योंकि मुझे अक्सर लोग एक चीज पूछते हैं, कहते हैं तारिक भाई आप जब ये सारा एक्सप्लेन करते हैं, हाउ सिंपल इज दिस कि मैंने डॉक्टर का लेटर लगाना है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फिर रिफ्यूज क्यों होते हैं वीजे? अनफॉर्चुनेटली कभी कभी होम ऑफिस जो आप बड़ा वैलिड एविडेंस लगाते हैं जो होम ऑफिस की, क्योंकि हम लोग तो ये करते हैं कि मेरे पास कोई है मैं होम ऑफिस की लिस्ट निकालता हूँ, कहता हूँ जी ये एविडेंस है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली होम ऑफिस कभी कभी अपने खुद एविडेंस के ऊपर जो आपसे मांगा होता है दे डोंट एक्सेप्ट इट फॉर वेरियस रीजंस। आई डोंट वांट टू गो इनटू के अगर आपने किसी डॉक्टर का लेटर लगाया पाकिस्तान से इंडिया से, व्हाई वुड द होम ऑफिस टर्न अराउंड एंड नॉट एक्सेप्ट द डॉक्टर? वो एक अलग इशू एंड विच आई फाइंड वेरी स्ट्रेंज बिकॉज नॉन मेडिकल स्टाफ आपकी एप्लीकेशन देख रहा है, एक मेडिकल प्रोफेशनल ने अपना ओपिनियन दिया, आई डोंट नो हाउ अ स्टाफ कैन से नो ऑन दैट, बट वो एक अलग मैटर है। लेकिन अच्छी बात है कि अगर ये वीजा रिफ्यूज होता है तो आप कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं, दैट इज वेयर यू हैव अ वेरी गुड चांस, सब्जेक्ट टू कि आपके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पूरा है, बिकॉज वहां एक इंडिपेंडेंट जज ने आपका केस देखना है। भाई देखो, अगर मैं आपको कहता हूं मुझे ये डॉक्यूमेंट चाहिए और आप मुझे सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हो, देन होम ऑफिस हैज टू, अगर होम ऑफिस को आप ये सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं, देन होम ऑफिस हैज टू कम अप विद अ वेरी आर्ग्यूबल ग्राउंड कि क्यों वो इन एविडेंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो इसलिए मैं लोगों से कहता हूं कि इन एप्लीकेशन पे बिल्कुल ना घबराएं, लेकिन एक बात मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, जब एल्डरली डिपेंडेंट या अडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव एप्लीकेशंस डालते हैं कि किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएं और इस बात से नहीं घबराना कि अगर रिफ्यूज हो गया तो क्या होगा, यू हैव टू गो इन कोर्ट एंड फाइट योर केस। तो ये है जी सिनेरियो अगर आप चाहते हैं अपने पेरेंट्स को बुलाना इस कंट्री में। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अगले कॉलर के पास जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अपना सवाल पूछ लो, टीवी पे मेरा जवाब सुन लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा नाम सरिश है। मैं क्वेश्चन करना चाहती हूँ, कॉन्टेक्स्ट पिछला क्वेश्चन जो एक जी साहब आपने पूछा था जी उसी जी से रिलेटेड कुछ मेरा भी क्वेश्चन है कि, मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ और मेरे बोथ इन लॉज, मेरे जो फादर इन लॉ है ही इज 80 प्लस एंड मदर इन लॉ इज 73 प्लस। तो मदर इन लॉ का इट्स ओके, इतना बड़ा इशू नहीं है, शी इज गॉट जस्ट हाइपरटेंशन, पर फादर इन लॉ की डायबिटीज और उनका किडनी फंक्शन टेस्ट बहुत अच्छा नहीं है। तो मुझे डॉक्टर्स हमेशा वो यूके में जब आते हैं तो मैं उनको डॉक्टर के पास भी लेके जाती हूँ, चेक कराती रहती हूँ। तो आप जो बता रहे थे क्वेश्चन उसमें ये आप कह रहे थे कि उनका पाकिस्तान में इतनी अच्छी सेटलमेंट ना हो कि उनको कोई इंसुलिन लगाने वाला है या कोई और हो। तो मेरा इशू सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में हैं उनके और बच्चे, लेकिन ऑब्वियसली वो अपनी लाइफ में बिजी हैं और तो ज्यादा वो हम पे डिपेंड करते थे। तो वो आते हैं 6 मंथ, तो फिर वापस चले जाते हैं। मैं भी चाहती हूँ कि वो हमारे पास रहें, लेकिन सिर्फ ये इशू है कि क्या अगर बच्चे पाकिस्तान में हो तो लेकिन वो मुख्तलिफ शहरों में हो या बिजी होते हो, तो क्या हम ये बता सकते हैं कि स्टिल वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर पेरेंट्स? ओके, थैंक यू आपकी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। देखें, आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि आपको डॉक्टर, आई विल टेल यू व्हाई इन अ सेकंड। बिल्कुल, कभी कभी तो ये होता है कि बच्चे फैमिली में साथ रह रहे हों, लेकिन बिकॉज यू आर अ क्वालिफाइड मेडिकल पर्सन यू टर्न अराउंड एंड से कि नहीं, मेरे पास वो ज्यादा अच्छी तरीके से रह सकते हैं, बिकॉज जिस लेवल पे मैं उनकी केयर कर सकती हूँ, उनके अपने मतलब जो मेरे सिबलिंग्स हैं वो नहीं केयर कर सकते, बिकॉज दे आर नॉट मेडिकली क्वालिफाइड टू टेक केयर ऑफ देम जिस लेवल की केयर की उनको जरूरत है। देखें, एक बात मैं आपको समझाता हूं कि इट इज प्योरली एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है कि हर केस अपने मेरिट पे देखा जाता है। तो ये बोल देना, और ये मैं आपको बता रहा हूं, इट्स नॉट अ रेड फ्लैग कि जी बच्चे बाकी साथ रहते हैं। डिपेंड करता है कि उन बच्चों की कमिटमेंट्स क्या क्या हैं। कभी अक्सर होता है बच्चे साथ रहते हैं, लेकिन उनकी जॉब इस नौयत की होती है कि वो 8 बजे से पहले घर में दाखिल ही नहीं होते। तो जाहिर बात है, अगर एक बच्चा सुबह काम पे जा रहा है, रात 8 बजे घर में दाखिल हो रहा है, तो दिन की जो दवाई है, दोपहर की जो दवाई है, वो तो कोई भी मॉनिटर नहीं कर रहा ना। तो वो डिपेंड करता है कि सर्कमस्टेंसेस उनके क्या हैं। या अगर कोई खुदा ना खास्ता है, दिस इज ट्रू कि मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो अपना एपिड्यूरल पेन वगैरह साथ लेके फिर रहे होते हैं, और कभी कभी एक्चुअली होता है कि जो घर में कोई छोटा बच्चा या कोई बड़ा बच्चा भी है, दे नॉट मेडिकली ट्रेन टू गिव देम दोज इंजेक्शंस, और ना वो हो सकते हैं बिकॉज उनको कोई नीडल से और ये होता है लोगों को, मुझे मेरी अगर बेटियां होती मुझे बता देती कि वो फोबिया क्या है जो नीडल से जिनको डर लगता है, एंड यू नो लगाने से भी, सो कुड बी दैट काइंड ऑफ थिंग। सो मेरा कहने का मतलब है कि इस बात से ना घबराएं कि बाकी फैमिली किधर है, एज लॉन्ग एज देयर इज अ प्लॉट। देखें,
मैं हमेशा लोगों को कहता हूं एज लॉन्ग एज देयर इज अ प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन, आपने एक प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन देनी है जज को कि जी ये वजूहात है जिसकी वजह से ये शख्स उनका ख्याल नहीं रख सकता। बिकॉज एक बात याद रखें इमिग्रेशन लॉ के अंदर, आपने बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के ऊपर कन्विंस करना है एक होम ऑफिस को और जज को कि मैं सच बोल रहा हूं। बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है 51% तक आपने किसी को कन्विंस करना है, नॉट लाइक क्रिमिनल लॉ के बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कि जी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट मैंने इस बात को प्रूव करना है कि उनकी कोई देखभाल नहीं कर सकता। सो यू हैव टू ओनली प्रूव ऑन द बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, उसमें प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन चलती है। सो इट्स अ वेरी टेक्निकल थिंग, लेकिन मैं बड़ा कोशिश की कि मैं आराम से समझा दूं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल एंड थैंक यू फॉर योर सर्विस बीइंग अ डॉक्टर। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल ये है आपसे कि मुझे 10 साल के रूट पे डाला गया है, तो मेरी नेक्स्ट एक्सटेंशन है जो अगस्त में है, तो मैं 5 इयर्स के रूट पे जाना चाहती हूँ। तो उसके लिए मेरे हस्बैंड है जो वो उनको टिप मिल रहा है हाई रेट, तो हमारी जो सेविंग है वो 3000 पाउंड तक होगी और मकान जो हमारा है वो मॉर्गेज वगैरह नहीं है, तो क्या मैं उस पे जा सकती हूँ या नहीं, आप मुझे बता सकते हैं? बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो मच मैम आपकी कॉल का। काफ़ी लोग मुझे कॉल करते हैं और आई थिंक वक्त आ गया कि मैं उस पर एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा और चैनल पे लगा दूंगा। लेकिन अक्सर लोग जो 10 ईयर रूट पे मुझे अक्सर कॉल करके पूछते हैं तारिक भाई कि हम लोग 5 ईयर रूट पे जाना चाहते हैं तो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप पार्टनर 10 ईयर रूट पे, पेरेंट पे थोड़ा डिफरेंट अप्लाई होता है फॉर्मूला, लेकिन हम आप पार्टनर की बात करेंगे बिकॉज आप अपने पार्टनर में, अगर आप पार्टनर 10 ईयर रूट पे और आप 5 ईयर रूट पे जाना चाहती हैं तो आपने 2 रिक्वायरमेंट्स मेनली पूरी करनी है अपार्ट फ्रॉम बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स जो मेन है। उनमें एक ये है कि आपने इंग्लिश टेस्ट पास करना है, तो आपने अपना इंग्लिश टेस्ट देना है। और सेकंड रिक्वायरमेंट ये है कि आपने अपेंडिक्स एफएम की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को मीट करना है। और अपेंडिक्स एफएम की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपकी जो आपके स्पाउस की आपकी कंबाइंड इनकम 18,600 होनी चाहिए। हाउएवर अगर आप या आपके स्पाउस, मेनली आपके स्पाउस बिकॉज आप तो स्पॉन्सर्ड हैं, वो मेन स्पॉन्सर हैं, आप तो माइग्रेंट है, अगर आपके स्पाउस पिप डिसेबिलिटी अलाउंस या केयर अलाउंस ले रहे हैं तो आपको 18,600 की रिक्वायरमेंट मीट नहीं करनी। तो आपने अभी मुझे बोला तारिक भाई मेरे पार्टनर पिप ले रहे हैं, तो जब वो पिप ले रहे होते हैं तो जो फॉर्मूला अप्लाई होता है वो एडिक्वेट मेंटेनेंस का फॉर्मूला होता है। तो एडिक्वेट मेंटेनेंस का फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट होता है फ्रॉम 18,600 की रिक्वायरमेंट। मेरे पास एग्जैक्ट फिगर्स तो सामने नहीं है, मैं केस बाय केस हर एक के फिगर्स की कैलकुलेशन करता हूं, लेकिन मोटा मोटा ये है कि हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं कि जो इनकम सपोर्ट अलाउंस है एक मैरिड कपल का, और अगर उनके डिपेंडेंट्स हैं तो डिपेंडेंट का जो अलाउंस है उसको वीकली अलाउंस को टोटल करते हैं, उसमें आपका वीकली रेंट ऐड करते हैं और जो आपको बेनिफिट आ रहे हैं वो उसमें से माइनस करते हैं। तो जो ये ऊपर वाला फिगर है, अगर आपके जो बेनिफिट्स हैं वो इससे ज्यादा हैं तो हम कहते हैं कि आप एडिक्वेटली अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा मुश्किल फॉर्मूला नहीं है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन क्योंकि मेरे पास सारे आपके फिगर्स नहीं है और करंट ईयर के इनकम सपोर्ट और डिपेंडेंट के जो फिगर्स हैं वीकली वो मेरे ऑन टॉप ऑफ माई हेड नहीं है, तो मैं उसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई मुझे बाद में शो के बाहर फोन करे तो ओनली टेक्स मी 10-15 मिनट्स, मैं उनसे उनकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पूछ के कैलकुलेशन कर लेता हूँ कि हाँ जी आपकी एडिक्वेट मेंटेनेंस है या नहीं। लेकिन आपके केस में बिकॉज आपके हस्बैंड पिप ले रहे हैं, आपने इंग्लिश टेस्ट देना है और एडिक्वेट मेंटेनेंस का टेस्ट पास करना है। 18,600 आप पे अप्लाई नहीं होगा। तो अगर आप एडिक्वेट मेंटेनेंस का टेस्ट अप्लाई करते हैं और आपके हस्बैंड पिप पे उसकी वजह से आप इंग्लिश टेस्ट कर लें तो इंशाल्लाह यू बी एबल टू स्विच टू द 5 ईयर रूट। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। और मैं लोगों से ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि हमारा शो एवरी थर्सडे होता है 6 to 7, प्लीज़ इस बात को अपने बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, सोशल मीडिया पे भी शेयर करें, बिकॉज हम चाहते हैं कि जितनी ज़्यादा ट्रैफिक आए हमारे इस चैनल पे और हमारे शो को देखे उतना हमारे लिए अच्छा होता है। और थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, जो लोग शो को देखते हैं। और बिल्कुल जब हम लोगों ने पहला शो किया था हार्डली कोई कॉल्स आ रही थी, अब माशाल्लाह कॉल्स बढ़नी शुरू हो रही हैं। दैट मीन्स के हमारे शो की भी थोड़ा हौसला अफजाई होती है, बिकॉज यकीन करें काफ़ी मेहनत जाती है एक शो को सेटअप करने के लिए। एंड इसीलिए मैं हमेशा बताता हूँ, बल्कि आइंदा से बोलूंगा भी शो के एंड में, कि इरफान होते हैं स्टूडियो में जो हमारी हेल्प करते हैं एवरी वीक, मैं भी कभी घर से लॉग इन हो जाता हूँ, कभी ऑफिस से, तो काफ़ी एक एफर्ट होती है जिसके थ्रू हम ये शो पेश करते हैं आपके लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप शो को देते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो कॉल्स का सिलसिला तो आता रहेगा, क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम था तो मैं ये जिक्र कर रहा था। एक और कॉल आ गई तो पहले कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
मसला है कि मेरी बेटी यहाँ पे रह रही है एज अ स्टूडेंट, अब उसके 10 साल पूरे होने वाले हैं, वो पीएचडी डॉक्टर बन गई है, तो उसे अप्लाई कौन सा करना चाहिए, किस तरह से अप्लाई करना चाहिए अपने पासपोर्ट के लिए? अब ऑलराइट, वो व्हेन यू से 10 साल, ओके, थैंक यू। उसकी उम्र तो मेरे ख्याल से मैं भी बता देता हूँ, कोई बात नहीं। 33 34 है उसकी उम्र ना। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। सिंगल मदर है, एक बेटा है उसका, बड़ा स्ट्रगल करके उसने अभी पीएचडी की है, तो अब जॉब है उसकी बड़ी अच्छी नेस्ले में, तो अब वो अपना अप्लाई कौन सा करेगी? जी, मैं भी बता देता हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम आपकी कॉल का, एंड माशाल्लाह वेरी नाइस कि उन्होंने अपना पीएचडी कर दिया, कांग्रेचुलेशन। देखिए, जहाँ तक बात आती है पासपोर्ट की, तो अनफॉर्चुनेटली वो डायरेक्ट पासपोर्ट अप्लाई नहीं कर सकती, उनको पहले इंडेफिनेट लेना है, और इंडेफिनेट के 1 साल के बाद वो अप्लाई करेंगी पासपोर्ट के लिए, क्योंकि पासपोर्ट इधर बाय बर्थ मिलता है या बाय रेजिडेंस मिलता है बच्चों को, लेकिन जो बड़े होते हैं उनको पहले अपने आप को नेचुरलाइज करवाना पड़ता है, यानी कि इंडेफिनेट लेना पड़ता है, जो एक सर्टेन क्वालिफाइंग पीरियड के बाद मिलता है। और अगर उसके बाद उनकी शादी किसी ब्रिटिश सिटीजन से हुई हुई है, तो वो 1 साल का वेट करने की जरूरत नहीं, इंडेफिनेट के फौरन बाद नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट, गुड करेक्टर रिक्वायरमेंट को वो मीट करें। लेकिन अगर उनकी शादी नहीं, वो सिंगल है या शादी किसी नॉन ब्रिटिश के साथ है, दे हैव टू वेट फॉर 1 ईयर बिफोर दे अप्लाई फॉर ब्रिटिश सिटीजनशिप। तो अगर आपकी बेटी ने अपने लॉफुल रेजिडेंस 10 साल पूरे कर लिए हैं, तो शी कैन अप्लाई, एक ऑप्शन है लॉन्ग रेजिडेंस स्कीम के अंदर, वो अपने 10 इयर्स पूरे करके लॉन्ग रेजिडेंस स्कीम के अंदर अप्लाई कर सकती हैं इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। और जब उनको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिल जाए, उसके ठीक 1 साल के बाद, क्योंकि मुझे ये अंडरस्टैंडिंग है कि उनका हस्बैंड ब्रिटिश नहीं है, जिस तरह थोड़ी सी बात हुई, लेकिन अगर नहीं है तो उस सेंस में आप ले लें, तो 1 साल बाद वो नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन डाल सकते हैं, विच इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स ब्रिटिश पासपोर्ट। बिकॉज जब नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन आप डालते हैं और उसकी आपका अप्रूवल होता है, तो फिर काउंसिल में जाके आप ओथ सेरेमनी करते हैं, और जब आप काउंसिल में जाके ओथ सेरेमनी करते हैं, आपको एक सर्टिफिकेट दे देते हैं, उसके बाद जो कंफर्म करते हैं कि यू आर अ ब्रिटिश नेशनल, और फिर आप अपना पहला पासपोर्ट अप्लाई करते हैं। और एक बात यहाँ मैं जाने से पहले बोल दूं, पहले पासपोर्ट पे जो अडल्ट पासपोर्ट होता है, अक्सर होम ऑफिस आपको इंटरव्यू पे बुलाता है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं, दैट्स अ वेरी स्टैंडर्ड थिंग बाय द होम ऑफिस, क्योंकि आपका पहला अडल्ट पासपोर्ट है, इसलिए वो आपको इंटरव्यू पे बुला रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। तो जिस तरह अगर बीच में मुझे चांस मिलता है, एक और कॉल आ गई, एक पहले कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम जी, मैंने तारक साहब से बात कर जी बिल्कुल, मैं तारिक बोल रहा हूँ, अपना सवाल पूछ लें और मैं टीवी पे जवाब दे देता हूँ आपको। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी हुई आपका प्रोग्राम मैं पहली दफा देख रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा मैं भी अपना मसला पेश करूं, अल्लाह करे कि मेरा मसला हल हो जाए। असल में मेरा मसला ये है कि मैं यहाँ के रेजिडेंट हूँ, यहाँ पर तकरीबन 49 ईयर हो गए हैं मुझे रहते हुए। मैं बहुत बीमार हूँ, मेरी दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं, लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है, बेड स्टार्टस है, मेरी पूरी बॉडी शेक करती है, मतलब पता नहीं इस बीमारी को क्या कहते हैं, मुझे नहीं अभी नाम याद आ रहा। पार्किंसन, बहुत कुछ है। मेरे हस्बैंड भी बीमार रहते हैं, वो भी ठीक नहीं है, हमारी औलाद नहीं है। अगर मैं ये सोचती हूँ कि यहाँ चलो थोड़ी कोई हेल्प कर देता है, अगर मैं किसी को पाकिस्तान से मंगवाना चाहूँ जो मेरी मदद करे या मेरी थोड़ी देखभाल करे, या कोई किसी अपने या किसी गरीब को मैं अपने गांव से बुला लूं, तो क्या आप क्या मशवरा देते हैं? अब प्लीज मुझे जवाब देना, मुझे क्योंकि अभी मैंने बंद किया हुआ है वॉल्यूम, तो मुझे बताना, तो मैं फिर हाँ, वॉल्यूम इंक्रीज कर लें टीवी का, मैं भी जवाब दे देता हूँ, मैं 2 सेकंड रुकूंगा भी ताकि आप आराम से वॉल्यूम इंक्रीज कर लें टीवी का, नॉट अ प्रॉब्लम। जी जी थैंक यू। जी, प्लीज, बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। अल्लाह करे कि मेरा मसला कोई हल हो जाए, आपकी मेहरबानी होगी। मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अभी टीवी पे सुन लें मेरा जवाब। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड। सबसे पहले मैं थोड़ा वेट भी कर लेता हूँ ताकि आप अपना वॉल्यूम दुरुस्त कर रहे हैं टीवी का। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू द चैनल, एंड बहुत थैंक यू आपकी दुआओं का, और हम सारे यही दुआ करते हैं कि जिसका जो भी मसला हो इमिग्रेशन का, अल्लाह करे कि वो आराम से हो जाए और परेशानियां लोगों को इतनी ना हो। जवाब क्योंकि थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, आप जरा टीवी भी ऑन कर ले। देखिए, मैं एक बात आपको अपने तजर्बे से बताता हूँ।
मुश्किलें कभी ख़त्म नहीं होती हैं। आज इमिग्रेशन है, कल सेहत है, कल कुछ और है। इंसान को बस खुश रहना चाहिए, स्पेशली अपने इर्द-गिर्द बाकी लोगों के साथ। आई डू नॉट केयर, मैं कॉन्ट्रडिक्शन की बात नहीं कर रहा, लेकिन मुझे मज़हब-वज़हब से कुछ नहीं है। मुझे मेन ये है कि चाहे आप जिस भी मज़हब को फ़ॉलो करें, हर मज़हब एक चीज़ सिखाता है कि आप दूसरे लोगों से अच्छा बिहेव करें और यकीन करें आपको बड़ी अच्छी अंदर से फीलिंग आएगी। ये एक जनरल बात मैं कर रहा था क्योंकि इन्होंने बोला मुझे इतनी बीमारियाँ हैं, तो बंदे को थोड़ा फ़ील होता है। तो मैं एक उसके ऊपर एक थोड़ी-सी बात कर दी। अब आ जाते हैं हम आपके सवाल के ऊपर मैम। बिल्कुल, होम ऑफिस ने एक वीज़ा निकाला हुआ है, जिसको कहते हैं केरर वीज़ा, कि अगर आपको लगता है कि आपकी देखभाल यहाँ करने के लिए कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो आप किसी को केरर के तौर पे, केरर वीज़े के तौर पे बाहर से बुला सकते हैं। लेकिन केरर वीज़ा पे बुलाने से पहले जो शराइत हैं, वो बड़ी सख्त है। तो पहले मैं शराइत वन बाय वन गो थ्रू करता हूँ आपके साथ। पहली तो वो ये शर्त ये बोलते हैं कि जी हमें अपने जीपी से कंसल्टेंट से पूरा लिख के दें कि जी आपको क्या-क्या प्रॉब्लम है और क्या-क्या आपको इश्यूज़ हैं। चलो वो तो बंदा अपने जीपी को जाके बोलता है, कंसल्टेंट को जाके बोलता है, वो सब कुछ लिख के दे देते हैं। तो इस चीज़ को हम साइड पे रख देते हैं। अब आ जाते हैं मुश्किल शराइत के ऊपर, वो क्या कहते हैं। जब इस मुल्क में, इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ, अगर आपको डिसेबिलिटी है या आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो काउंसल एंड सोशल सर्विसेज़ वाले इन्वॉल्व हो जाते हैं। और वो आपको एक केयर प्लान बना के देते हैं, जो नर्स आके आपको देखती है ऑन अ सर्टेन केसेस में डेली बेसिस पे एंड सर्टेन केसेस में वीकली बेसिस पे। यानी कि होता ये कि काउंसिल, जब आपको हेल्प की जरूरत होती है, आपको आपका जीपी रेफर करता है और काउंसिल की जो सोशल सर्विसेज हैं वो आपके घर आके आपकी एक असेसमेंट करते हैं। कभी घर आके असेसमेंट करते हैं और कभी कभी आपको अपने दफ्तर बुला के असेसमेंट करते हैं, वो नर्स आपकी असेसमेंट करती है और उस असेसमेंट के हिसाब से आपका केयर प्लान बनता है। होम ऑफिस ये कहता है कि हमें सबसे पहले आप वो केयर प्लान दिखाएं, ताकि हम ये देखना चाहते हैं कि जो हेल्प आपको ऑलरेडी हमारी गवर्नमेंट से मिल रही है, आपकी लोकल काउंसिल से मिल रही है, क्या वो एडिक्वेट है या नहीं है। बिकॉज 80% केसेस में ये होता है कि जब ये केयर प्लान बनता है तो सोशल सर्विस वाले बोल देते हैं इटसेल्फ कि जी हमारे पास एडिक्वेट फैसिलिटीज हैं कि हम आपकी सारी रिक्वायरमेंट और सारी नीड्स को मीट कर लें। प्रॉब्लम है अगर वो केयर प्लान में ये लिख देते हैं तो फिर अनफॉर्चुनेटली आप केयरर को नहीं बुला सकते। लेकिन अगर वो केयर प्लान पे लिखते हैं कि जी आफ्टर ऑल आवर एनालिसिस, आफ्टर ऑल आवर सपोर्ट, हम इनको इससे ज्यादा मदद नहीं कर सकते और हमारी रिकमेंडेशन ये है कि इनको आउटसाइडर हेल्प की जरूरत है, तो फिर आप उस गेट के अंदर दाखिल होते हैं जिस गेट के थ्रू आप केयरर को बुला सकते हैं। तो ये पहला बड़ा टेस्ट है। ये रिपोर्ट जो आपको सोशल सर्विस डिपार्टमेंट वाले बना के देंगे, ये पहला टेस्ट है। सेकंड फिर टेस्ट ये कि आपने ये प्रूव करना है कि ये तो स्टैब्लिश हो गया कि उन्होंने कहा कि जी जो हम आपको केयर प्रोवाइड कर सकते हैं वो इनएडिक्वेट है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। वो पूरे एक एनालिसिस बनता है, उन पर काफी लंबी फ्यू पेजेस की रिपोर्ट होती है वो। अच्छा एनीवे, फिर अगला टेस्ट है कि आपने ये प्रूव करना है कि आपके कोई और फैमिली में ऐसा मेंबर नहीं है जो उस लेवल की केयर आपको दे सके। बिकॉज नॉर्मली यहाँ होता है लोगों के बच्चे होते हैं और केयर अलाउंस लेके वो माँ बाप की सर्टेन घंटे वीक के अंदर देखभाल करते हैं। लेकिन अगर आपके वो बच्चे नहीं कर सकते तो उसका प्रूफ बर्डन आपके ऊपर है कि आपने देना है होम ऑफिस को कि क्यों ये बच्चे मेरी सपोर्ट या एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर मेरी सपोर्ट नहीं कर सकते और इस वजह से मैं फला शख्स को बाहर से बुला रहा हूं या बुला रही हूं एज अ केयरर। तो ज्यादातर जो मैं देखता हूं इज नॉट फॉर पार्ट 1 and 3 जिसमें लोग स्ट्रगल करते हैं, बट द मिडिल वन जो सेकंड मैंने आपको टेस्ट की बात की है जिसमें आपको सोशल सर्विस वालों को इन्वॉल्व करना पड़ता है और वो आपको एक आपका केयर प्लान बना के देते हैं और वो अब आपको अपनी रिकमेंडेशन देते हैं। नॉर्मली लोगों को वो वाली रिकमेंडेशन नहीं मिलती। मुझे आपके और हालात का नहीं पता, मैं एक जनरल बात बोल रहा हूँ। नॉर्मली लोगों को वो वाली रिकमेंडेशन नहीं मिलती सोशल वालों से, सोशल डिपार्टमेंट से, जो ये बोले कि नहीं जी हम इनएडिक्वेट हैं, हम आपको नहीं प्रोवाइड कर सकते वो सारी फैसिलिटी जिसकी आपको ज़रूरत है। प्लीज़ गो हेड ऑन, आप अपने लिए कोई केयरर का बंदोबस्त करें जो फुल टाइम आपको केयरर की ज़रूरत है। तो वो इज़ द की। उसके बाद आप केयरर के वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और ज़ाहिर बात है अगर होम ऑफिस उस केयरर वीज़े को रिफ्यूज़ करती है जिस बंदे को आप बुलाना चाह रहे हैं, तो फिर आप उसको चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट के अंदर। तो ये स्टेप्स हैं और ये प्रोसेस है जो केयरर वीज़े के लिए अप्लाई होता है। मच जो आप कॉल्स का सिलसिला दोबारा शुरू कर सकते हैं। मैं आप अपना कॉल करके इमिग्रेशन का मसला मुझे बता सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दूं जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो। और उसके अलावा प्लीज इस बात को ना भूलिएगा कि हमारा शो एवरी थर्सडे
6 से 7 बजे आता है इस चैनल पे। और प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट यू कि शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बाकी लोगों को भी बताएं ताकि वो हमारे चैनल पे आके शो को देख सकें और अपना सवाल कर सकें। जहां तक बात आती है सोशल मीडिया पे, अगर आप इमिग्रेशन विद तारिक को फॉलो करें तो आपको और भी काफ़ी मुफीद वीडियोस मिलेंगी, बिकॉज मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि जिस तरह के सवाल मुझसे शो में पूछे जाते हैं मैं उसके हिसाब से उनके ऊपर अलग से भी वीडियो बना दूं। अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। तारिक साहब का नंबर है? जी बिल्कुल, आप अपना सवाल पूछ लें और टीवी पे जवाब सुन लें सर। सर वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब, मैं 2015 में यूके आया था शादी करके, और मेरी जो फर्स्ट 5 ईयर रूट्स पे था, तो फर्स्ट एक्सटेंशन 2.5 ईयर्स के बाद जो होनी थी, उसमें मेरी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की वजह से वो पूरी नहीं हो सकी, तो उन्होंने मुझे 10 साल के रूट पे डाल दिया जी। तो अब मुझे तकरीबन 6.5 साल हो गए उसी रूट पे। तो मैंने सुना है कि लॉ चेंज हुआ है कि अगर मैं अपने स्विच करूं 5 ईयर्स रूट पे, तो उसके 1 साल के बाद मैं इंडेफिनिट अप्लाई कर सकता हूँ, ऐसा पॉसिबल है? और दूसरी बात कि मैंने D1 किया है, तो मुझे A2 की जरूरत तो नहीं एक्सटेंशन के लिए? थैंक यू जी आपकी कॉल का। देखें, मैं 2 बातें आपसे बोलूँगा आपका जवाब देने से पहले। एक तो ये कि मैंने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई है, आई थिंक जिसका नाम है फी वेवर एंड अपेंडिक्स प्राइवेट एंड फैमिली लाइफ अपडेट। प्लीज़ उसको ज़रूर देखें। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। मुझे कुछ अरसे से कॉल कर रहे थे लोग, क्योंकि अपेंडिक्स FM में एक अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स जो अभी नया इंट्रोड्यूस हुआ है, अपेंडिक्स सेटलमेंट फैमिली लाइफ। और मुझे काफी लोग कॉल करके कह रहे थे कि तारिक भाई, अपेंडिक्स सेटलमेंट फैमिली लाइफ में ये बात बोली गई है कि अगर आप 10 ईयर रूट पे और आप बाद में 5 ईयर रूट पे स्विच करते हैं और आप एज लॉन्ग एज 1 साल 5 ईयर रूट पे गुजार लें तो हम पूरा पिछला काउंट पीरियड आपका करेंगे सेटलमेंट के लिए 5 ईयर रूट की। अनफॉर्चुनेटली जो मैंने रीडिंग की है अपेंडिक्स सेटलमेंट फैमिली लाइफ की, मेरी ये अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी नहीं है। पहले मेरी क्या अंडरस्टैंडिंग है मैं आपको वो बता देता हूँ, और उसके बाद अगर आप इस तरीके से अप्लाई करते हैं और आपको सेटलमेंट मिल जाती है, प्लीज मुझसे रब्ता करें ताकि मैं लोगों को भी बता सकूं कि बिल्कुल जी इस रास्ते से सेटलमेंट मिल जाती है। लेकिन मेरी लॉ की ये रीडिंग नहीं है जो नया कानून आया है। तो पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि मेरी क्या रीडिंग है कि कानून में क्या बोला गया है। 2012 में पहली दफा इन्होंने अपेंडिक्स FM के अंडर अनाउंस किया था कि जी एक 5 ईयर रूट है और एक 10 ईयर रूट है। वो जो 10 ईयर रूट पे जो लोग चढ़े थे 2012 में, उनकी अब 10 साल की एनिवर्सरी आ रही है 2022 में। और टेक्निकली ये जो सेटलमेंट फैमिली लाइफ है उन्होंने निकाला ही हुआ ऐसे लोगों के लिए। इसमें उन्होंने ये जिक्र किया है कि अगर आप अपेंडिक्स सेटलमेंट फैमिली लाइफ पे यानी कि आप 10 ईयर रूट के ऊपर हैं तो आपकी क्लॉक रीसेट नहीं होगी अगर आप पार्टनर से पेरेंट रूट के ऊपर आते हैं या पेरेंट से पार्टनर रूट पे जाते हैं, बिकॉज पहले क्लॉक रीसेट होती थी। तो उन्होंने कहा कि अपने 10 ईयर पीरियड के लिए आप अपने पूरे 10 ईयर्स का लें और आप अपना कोई भी रूट इसमें ऐड कर सकते हैं, जो कि टू बी ऑनेस्ट अगर आप मेरी वीडियो भी देखें, मैंने कहा कोई इतनी बड़ी बात नहीं, बिकॉज जो बंदा वेरियस रूट्स के ऊपर अपने 10 ईयर पूरे कर रहा है उसको फैमिली लाइफ के ऊपर 10 ईयर पूरे करके सेटलमेंट की जरूरत भी नहीं डालने की, वो लॉन्ग रेजिडेंस के ऊपर भी ये एप्लीकेशन डाल सकता है। तो कहने का मतलब कि अब लॉन्ग रेजिडेंस के अलावा उन्होंने एक एक्स्ट्रा रास्ता दे दिया है किसी को सेटलमेंट अप्लाई करने का, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो लोग 10 ईयर रूट के ऊपर है। अगर अब आप 10 ईयर रूट से 5 ईयर पे जाते हैं, आप बिल्कुल अर्ली सेटलमेंट ले सकते हैं, लेकिन 5 ईयर रूट पे आपको अपनी पूरी 5 साल करने पड़ेंगे। जो पिछला वेरियस पीरियड है जो आप अपने पीरियड में अगले वाले पीरियड्स में ऐड कर सकते हैं, वो अपेंडिक्स सेटलमेंट फैमिली लाइफ के अंडर उन्होंने बोला है, और ये है ही उन लोगों के लिए जो 10 ईयर के अंदर क्वालिफाई करते हैं। तो इन शॉर्ट मेरी लॉ की अंडरस्टैंडिंग नहीं है जो भी आपने बात बोली है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर आप 10 ईयर रूट पे हैं तो आप अपने डिफरेंट वीजे ऐड कर सकते हैं, क्लॉक रीसेट नहीं होगी। लेकिन जो 5 ईयर रूट पे है वो 5 ईयर के बाद अप्लाई करेंगे। तो अगर कोई शख्स 5 ईयर रूट पे ऑलरेडी और उसी पे चल रहा है तो वो 5 साल पूरे करके अप्लाई कर सकता है। लेकिन ये जो नया आया है जिसमें उन्होंने कहा हम क्लॉक रीसेट नहीं करेंगे, जो मैंने जिस तरीके से उसको पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि वो अपेंडिक्स सेटलमेंट फैमिली लाइफ के अंदर क्लॉक को रीसेट नहीं करेंगे। और अपेंडिक्स सेटलमेंट फैमिली लाइफ उन्होंने कहा है कि जी है ही उन लोगों के लिए जो 10 ईयर की बेस पे अपना रेजिडेंस पूरी करें, जिनको हमने 2012 में पहली दफा वीजे दिए थे। तो ये उसकी सर जी
सिचुएशन है। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। आई डू अपोलोजाइज, क्योंकि जब मैं जवाब दे रहा होता हूँ एक सवाल का, मैं नीचे देखता हूँ कॉल्स आ रही होती हैं, लेकिन वो मेरी आदत है, मैं कॉल अटेंड नहीं करता जब तक मैं एक पूरा जवाब ना दे दूं। तो अगर आप शो में कॉल करने की कोशिश भी कर रहे हैं तो सिर्फ आपसे जो एक मेरी रिक्वेस्ट है वो ये है कि आप बस वेट कर लें जब तक मैं अपनी पहली बात खत्म ना करूं, अगर आपने टाइम के साथ कॉल करना। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। अस्सलाम वालेकुम। वा बहुत दिनों के बाद ट्राई कर रहा था लेकिन मिले सर बहुत जी, 2 सारे। दफा आपको भी वालेकुम अस्सलाम। हम इधर नॉर्दर आयरलैंड में रहते हैं ना, बलफास्ट में, तो जी इसलिए जो है ना मैं सोच रहा कि मैं लंदन आपके जो है अपॉइंटमेंट ले लूं, लेकिन थोड़ा सा मेरा मसला हो गया इसलिए। तारिक भाई, छोटा सा सवाल है, बड़ा सवाल नहीं है, छोटा सा है। मैंने असालम किए, मुझे कागज पेपर ग्रांट हुए, सब कुछ हुए, 3 साल हो गए। बच्चों को मंगवाए इधर पाकिस्तान से। अब जो वाइफ है उसकी तबीयत इधर सेट नहीं है, तो वाइफ दोबारा पाकिस्तान में, मैं सोचू कि इसको उधर ट्रीटमेंट के लिए भेजू, तो वो जा सकती है? मैं तो नहीं जा सकता, मैं तो 10 साल के बाद जाऊंगा, लेकिन वाइफ तो सही तरीके से आई है इधर। ओके, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखिए, वो सारा डिपेंड करता है कि आपने जब असाइलम क्लेम किया था तो आपने बोला है कि सिर्फ मेरी जान को खतरा है या मेरी फैमिली की जान को भी खतरा है, तो उस पर बड़ा डिपेंड करता है। क्योंकि होता ये है कि जब आप असाइलम क्लेम करते हैं और आप बोलते हैं मेरी जान को खतरा है और फैमिली का खतरा नहीं है, लेकिन आप फैमिली रियूनियन के अंडर फैमिली को बुलाते हैं, जो कि इजाजत है आपको, तो फिर ऑफ कोर्स वो वापस जा सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील, बिकॉज आपने ये तो नहीं बोला कि उनकी जान को खतरा है, आपने थ्रू आउट बोला है कि मेरी जान को खतरा है, और ये तो जी फैमिली रियूनियन के ऊपर आए थे। लेकिन अगर आपने ये बोला कि मेरी फैमिली की भी जान को खतरा है, तो फिर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सोच समझ के कोई ऐसा फैसला लें, बिकॉज होम ऑफिस ये परसीव कर सकता है कि वो खतरा टल गया है, तभी आपने अपनी फैमिली को वापस भेज दिया है। तो देखें, ये शो का ऐसा फॉर्मेट तो है नहीं कि मैं केस स्पेसिफिक आपको कोई मशवरा दूं, बिकॉज हम सिर्फ इस शो में आते हैं इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने केस की डिटेल लेके किसी भी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएं, वो आपका केस पढ़ के बता देंगे कि आया वाइफ को जाना चाहिए या नहीं। लेकिन ये जो मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन दी है, ये बड़ी हेल्पफुल होगी, कि डिपेंड करता है कि आपने क्या बोला है कि किसकी जान को खतरा है। अगर आपने बोला मेरी बीवी और बच्चों की भी जान को खतरा है, तो फिर होम ऑफिस परसीव कर सकता है उनको वापस भेजना कि शायद वो खतरा आपके लिए भी टल गया है। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम। तारिक साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी माशाल्लाह से आपका प्रोग्राम बहुत यूजफुल है सब लोगों थैंक के यू, लिए, थैंक यू। और आपके वीडियोस जो हैं वो रेगुलरली मैं यूट्यूब पे फॉलो करती हूँ, देखती हूँ, और बाकी लोगों को भी मैं कहती हूँ कि ये आप इनसे जरूर गाइडेंस लें, कि ये आप बहुत अच्छा माशाल्लाह से गाइड करते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपके 2.5 पाउंड मार्केटिंग के हो गए। मैंने आपको यही कहा था कॉल करके थोड़ी तारीफ कर दीजिएगा। नहीं और बिल्कुल कोई इसमें बात अच्छा, नहीं अपना बनती। सवाल पूछिए, आप शर्मिंदा ना करें, अपना सवाल पूछें। जी अच्छा, मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब कि मैं जो है फैमिली रोड पे थी 10 ईयर के, जी तो उसके बाद मेरा फिर हस्बैंड ब्रिटिश हो गए, उनका पासपोर्ट हो गया, तो मैंने 5 ईयर पे स्विच कर लिया। ठीक है, तो मुझे पहले वाले रूट पे बेनिफिट्स अलाउ थे। उसके बाद जब मैंने मतलब फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं थी क्योंकि मेरे हस्बैंड टिप लेते थे, तो उन्होंने मुझे 5 ईयर पे स्विच कर दिया, मतलब विदाउट एनी रिक्वायरमेंट कि आप लेती मतलब आपके वो पूरे हो रहे हैं इनकम या नहीं हो रहा। उन्होंने मुझे 5 ईयर पे स्विच कर दिया SLRM पे, लेकिन वो बाई चांस गलती से उनसे वो बेनिफिट नहीं मतलब उन्होंने नहीं लगाए, या मेरे से मैंने उनसे रिक्वेस्ट नहीं की उस टाइम, लेकिन बाद में भी मैंने आफ्टर 2 मंथ्स उनसे फिर रिक्वेस्ट की कि मेरे जो सर्कमस्टांसेस हैं वो सेम है, तो मुझे बेनिफिट अलाउ किए जाएं। जी अब मैंने आपके व्हाट्सएप पे एक भेजा पिक्चर, जो मुझे जब उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया आफ्टर 2 मंथ्स, उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया कि हम आपको बेनिफिट्स अलाउ कर रहे हैं, क्योंकि ये रूल है कि जब एक बंदे को पहले से अलाउ होते हैं और उसके सर्कमस्टांसेस सेम हो, तो फिर हम उनको दोबारा से भी अलाउ कर देते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे एक लेटर साथ में भेजा है कि हम आपको बेनिफिट अलाउ कर रहे हैं, और लेकिन इससे आपकी सर्कमस्टांसेस पे और कंडीशन ऑफ लीव पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये है कि क्या मतलब अभी भी स्टिल मैं 5 ईयर रूट पे हूँ, या मुझे उन्होंने 10 ईयर रूट पे कर दिया है? ओके, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखें, नॉर्मली जो होम ऑफिस का व्यू होता है वो ये होता है कि जी अगर आप बेनिफिट लेते हैं तो आपको हम 10 ईयर पे डाल रहे हैं, बिकॉज आप ये बोल रहे हैं कि जी आप अपने आप को एडिक्वेटली मेंटेन नहीं कर सकते। तो पहले तो मैं आपको पहले इस फॉर्मूले की बात बताता हूँ, होता क्या है, जरा गौर से इस बात को सुने।
जब आप स्पाउस वीजे पे होते हैं या पार्टनर रूट पे होते हैं, पेरेंट पे बात डिफरेंट है, मैं पार्टनर की बात कर रहा हूँ। पार्टनर पे जब आप 5 ईयर पे जाते हैं तो आपको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट 2 में से 1 करनी होती है। एक फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है कि आप 18,600 कमा रहे हैं और एक फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है कि आप अगर 18,600 नहीं कमा रहे लेकिन आपके जो पार्टनर हैं वो पिप या डिसेबिलिटी अलाउंस ले रहे हैं, तो आपने एडिक्वेट मेंटेनेंस के फॉर्मूले को मीट करना है। अब होता ये है कि एडिक्वेट मेंटेनेंस का फॉर्मूला ये होता है कि जी इस तरह के मुझे अलाउंसेस मिल रहे हैं, ये मेरा खर्चा है, और उसके बाद अगर हम उसमें से माइनस करते हैं रेंट को, और जो आपका इनकम सपोर्ट अलाउंस है और जो आपके डिपेंडेंट जितने उसका जो वीकली अलाउंस है उसका हम कैलकुलेशन करते हैं, तो जो आपकी डिस्पोजेबल इनकम आती है अगर वो इससे ज्यादा है जो हम कैलकुलेशन करते हैं, तो हम कहते हैं आप एडिक्वेटली अपने आप को मेंटेन कर पाते हैं। बेनिफिट लेता ही वो है जो अपने आप को एडिक्वेटली मेंटेन नहीं कर पाता। तो उसमें मैंने 2 तरह के व्यू देखे हैं होम ऑफिस के। अब जरा ये बड़ा टेक्निकल चीज है, मैं आपको अब इसको सिंपल तरीके में समझाने की कोशिश करता हूँ। एक व्यू तो होम ऑफिस ये लेता है कि जी जो हमने आपको 5 ईयर, और आपकी मैं बात कर रहा हूँ, एक व्यू वो ले सकता है कि जी जो हमने आपको 5 ईयर का वीजा दिया था वो हमने आपको इस बात पे दिया था और आपको 18,600 की रिक्वायरमेंट मीट नहीं करने की जरूरत थी, बिकॉज आपके हस्बैंड के पास पिप अलाउंस मिल रहा था, और पिप अलाउंस के बाद जो आपने कैलकुलेशन की थी उसमें आपने ये बोला था कि जी हम अपने आप को एडिक्वेटली मेंटेन कर सकते हैं। अब आपने बेनिफिट इसलिए हमसे मांगे हैं बिकॉज आप अपने आप को एडिक्वेटली मेंटेन नहीं कर सकते, बिकॉज ऑब्वियस बात है बंदा बेनिफिट मांगता ही उस वक्त है जब वो बोलता है कि जी मैं अब अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकता, तो जी मुझे बेनिफिट्स चाहिए। तो फिर बेनिफिट मिलना शुरू हो जाते हैं। तो टेक्निकली भी होम ऑफिस का ये व्यू होता है कि जी क्योंकि हमने आपको बेनिफिट दिए हैं और आपने बेनिफिट इस वजह से मांगे थे कि जी मैं अपने आप को एडिक्वेटली मेंटेन नहीं कर पा सकती, तो इस वजह से आप 10 ईयर रूट पे अब आ गए हैं। उसका एक डिफेंस भी है, अब वो केस बाय केस है, लेकिन मैं आपको डिफेंस की बात बता देता हूं कि सर्टेन बेनिफिट्स हैं, वो आप मांगे ना मांगे इंटाइटलमेंट है दूसरे शख्स की कि उसको मिल रहे हैं जो आपका स्पाउस है। तो उधर आप एक लीगल आर्गुमेंट खड़ा कर सकते हैं कि जी ये मेरे बेनिफिट नहीं है, ये बेनिफिट मेरे स्पाउस के हैं और ये उन्हीं को मिल रहे हैं, और अगर हम इन बेनिफिट को हटा भी दें और इस इनकम को हम हटा दें तो हम एडिक्वेट मेंटेनेंस का फॉर्मूले के ऊपर पूरा उतरते हैं। तो सवाल फिर यही आ जाता है कि क्या आप एडिक्वेट मेंटेनेंस के फॉर्मूले के ऊपर उतरते हैं, यानी अगर ये बेनिफिट हटा दिए जाए। उधर प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग फिर हाउसिंग बेनिफिट भी लेते हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जब हाउसिंग का फिगर हटा दें तो आपकी डिस्पोजेबल इनकम बहुत नीचे नेगेटिव में चली जाती है। तो इन शॉर्ट दिस इज द इशू। इन अदर वर्ड्स 10 ईयर रूट पे आप ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। लेकिन आई टेल यू समथिंग अजीब सी विच इवन आई एम सरप्राइज्ड कि लोगों ने होम ऑफिस से जब रिक्वेस्ट की है कि क्या हम अभी भी 5 ईयर रूट पे, तो सर्टेन जगह होम ऑफिस ने उनके सिस्टम को चेंज नहीं किया। तो मुझे नहीं पता कि होम ऑफिस ने आपके साथ क्या किया, बिकॉज जारी बात है आप अपना सब्जेक्ट एक्सेस रिक्वेस्ट निकलवा सकती हैं, लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन मुझसे ले रही हैं तो मैंने बड़े क्लियरली तरीके से बताया कि क्यों आप ऑटोमेटिकली 10 ईयर रूट पे चले जाएंगे, बिकॉज आप एडिक्वेट मेंटेनेंस को अब मीट नहीं करे, बिकॉज अनलेस वो बेनिफिट हम हटा के जब कैलकुलेट करें, क्योंकि वैसे भी ये बेनिफिट्स परमिटेड इनकम नहीं होती, अगर हम इन बेनिफिट्स को हटा के कैलकुलेशन करें और आपकी एडिक्वेट मेंटेनेंस फिर भी मीट हो रही है पिप के थ्रू, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम आर्ग्यू कर सकते हैं कि आप 10 ईयर रूट पे मतलब 5 ईयर रूट पे ही रहें। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि अक्सर केसेस में जब आप बेनिफिट लेना शुरू हो जाए और हम बेनिफिट की कैलकुलेशन करते हैं या हम एडिक्वेट मेंटेनेंस की कैलकुलेशन करते हैं और बेनिफिट को हटा दें बीच में से, तो आपकी एडिक्वेट मेंटेनेंस का फिगर पॉजिटिव नहीं निकलता। तो मैंने बड़े सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की, आई होप आपको समझ आई हो। इन अदर वर्ड्स आपकी रिकैलकुलेशन होगी और फिर आप फाइट कर सकते हो होम ऑफिस के साथ, थैंक वरना 10 ईयर रूट पे। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरा नाम असद है। मैंने आपसे पता करना था तो मैं 10 ईयर रूट पे हूँ। सुना है कि ये लॉ चेंज हो रहा है कि अगर मैं 10 ईयर से मेरी इनकम जो है वो 20,000 पाउंड से ज्यादा है, अगर मैं 5 ईयर रूट पे जाना चाहूँ तो मैं जा सकता हूँ, और वो पिछला 5 साल का भी काउंट होगा मेरा जो मैंने यहाँ पे गुजार दिया, और क्या उस 5 साल का अगर वो काउंट करते हैं तो मैं फौरन पीआर के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? ये सुनने में आया कि 20 जून से ये चेंज हुआ। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच भाई आपकी कॉल का। देखिए मैंने इसके ऊपर एक पूरी वीडियो भी बनाई और मुझे काफी लोगों ने ये बोला है। अनफॉर्चुनेटली जो 20 जून से कानून आया है उसकी रीडिंग मेरी ये नहीं है जो आप सारे समझ रहे हैं। मुझे नहीं पता ये बात कहाँ से शुरू हुई थी, लेकिन अगर किसी को इसके ऊपर वीजा मिलता है तो प्लीज मुझसे राब्ता करें,
और मैं एक और वीडियो बना के लोगों को बता दूंगा कि जी नहीं बिल्कुल इसके ऊपर वीजा मिल रहा है। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो 20 जून के बाद कानून आया है, वो ये आया है कि जो लोग 10 ईयर के रूट पे हैं वो वेरियस वीजाज अपने पूरे करके 10 साल का पीरियड पूरा कर सकते हैं, और अगर उन्होंने अपनी कैटेगरी बीच में चेंज की है तो उनकी क्लॉक रीसेट नहीं होगी। लेकिन ये किन लोगों की बात हो रही है? जो ऑलरेडी 10 ईयर के रूट पे है। अगर आप 5 ईयर रूट पे स्विच करते हैं ड्यूरिंग योर 10 ईयर रूट, तो फिर आपको 5 ईयर अपने उस रूट पे पूरे करने हैं, पिछला पीरियड काउंट नहीं होगा अनलेस एंटिल आप ऑलरेडी 5 ईयर रूट पे है। लेकिन अगर आप 10 ईयर रूट पे हैं तो वो वेरियस पीरियड्स को आप कंबाइन करके अपना 10 ईयर के ऊपर सेटलमेंट फैमिली लाइफ वैसे भी अप्लाई कर सकते हैं। और इस लॉ को आने से पहले इस टाइप के रूट के ऊपर लोग लॉन्ग रेजिडेंस वैसे भी अप्लाई कर रहे थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो आपकी इंटरप्रिटेशन है, जो आपने बोली, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है। फिर आपने जिक्र किया कि तारिक भाई 20,000, वो 20 नहीं है फिगर, वो ये है कि मैंने पहले भी जिक्र किया था, बाय द वे मैंने इसके ऊपर पहले भी काफी जिक्र किया हुआ है, मैं दोबारा बोल देता हूं कि अगर आप पार्टनर रूट पे हैं और आप 5 ईयर पे आना चाहते हैं 10 ईयर से स्विच करके, तो इंग्लिश रिक्वायरमेंट के अलावा आपने अपेंडिक्स एफएम की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट मीट करनी है, जो कि 18,600। अगर आपके बच्चे नहीं, और अगर आपके बच्चे हैं और वो ब्रिटिश नहीं है, तो फिगर ऊपर जाता रहता है। तो उसके हिसाब से आपने इनकम मीट करनी है। इट्स नॉट जस्ट 20,000, वो मिनिमम है 18,600, और फिर उसके बाद ऐड होता है पर चाइल्ड आपकी इनकम। और अगर आप पिप ले रहे हैं, डिसेबिलिटी अलाउंस ले रहे हैं, तो फिर वो आपको एडिक्वेट मेंटेनेंस का फॉर्मूला मीट करना है। मेरे ख्याल से इतने लोग ये सवाल करते हैं, मैं एक बिल्कुल वीडियो बनाऊंगा एडिक्वेट मेंटेनेंस के ऊपर, ताकि लोगों को समझ आए कि एडिक्वेट मेंटेनेंस होती है और कैलकुलेशन किस तरीके से है उसकी। दैट्स अनदर डे। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, एंड आई डू अपोलोजाइज, लेकिन प्लीज आप इस चीज को देख लें। अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, मैं आपसे पहले भी बात की, मेरे पास टीवी नहीं है इसलिए मैं दोबारा माजरत के साथ कॉल कर रहा हूँ। वो मैं आपको बता रहा था कि मैं असलम सी करता तो मैं तो 10 साल मुझे बाद हम जाएंगे जब पासपोर्ट हमारे पास होगा। मेरे बच्चे जो है ना वो तो सही तरीके से आए, तो मेरी वाइफ का जो तबीयत है ना वो सेट नहीं रहती। वो कह रहे मैं पाकिस्तान जाना चाहती हूँ, उधर इलाज थोड़ा सा अच्छा रहते हैं, तो क्या ये जा सकती है तारिक भाई? ओके, अगर आपके पास टीवी नहीं है आप कुछ बोलिएगा नहीं, मैं फोन ऑन रखता हूं, मैं जवाब दे देता हूं, फिर मैं लाइन काट दूंगा। सही है, बहुत ओके, मेहरबानी, बहुत पहली शुक्रिया। तो इम्पॉर्टेंट चीज मैंने ये बोली थी, आप अगर नहीं सुन सकते तो मैं रिपीट कर देता हूं कि आपको बड़े कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाके अपना असाइलम का क्लेम दिखाना चाहिए। वाई मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जब लोग असाइलम का क्लेम करते हैं तो वो बोलते हैं कि जी मेरी जान को खतरा है पाकिस्तान से, और इसलिए वो तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं इस मुल्क से रेफ्यूजी स्टेटस के तौर पे। अगर वो कह रहे हैं कि सिर्फ मेरी जान को खतरा है, मेरी फैमिली की जान को खतरा नहीं है, तो जाहिर बात है वैसे भी फैमिली रियूनियन पे तो इधर आ जाती है बाद में। लेकिन अगर आपने अपने क्लेम पे बोला है कि सिर्फ मेरी जान को खतरा है, मेरी फैमिली को कोई खतरा नहीं है, तो जाहिर बात है फैमिली वापस जा सकती है, क्योंकि जान की आपको खतरा है, वो तो वैसे भी फैमिली रियूनियन वीजे के ऊपर आए हुए हैं। लेकिन अगर आपने अपने क्लेम के अंदर ये बोला है कि जी नॉट ओनली मेरी जान को खतरा है, मेरी फैमिली की जान को भी खतरा है, तो फिर अगर आपकी फैमिली एक दफा इधर आ गई, महफूज होगी, और अब आप किसी भी वजह से अपनी फैमिली को वापस भेज रहे हैं, तो होम ऑफिस ये अज्यूम कर सकता है कि जो खतरा आपकी जान को और आपकी फैमिली की जान को था वो अब टल गया है, तभी आप अपनी फैमिली या कोई भी एक फैमिली के मेंबर को वापस भेज रहे हैं। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपने क्लेम किया था अपने जान के खतरे के बारे में कि जी मेरी जान को खतरा है, मैं इस वजह से वापस नहीं जा सकता, किस बेसिस पे किया था, और क्या आपने बात बोली थी या नहीं बोली थी कि जी मेरी फैमिली को भी जान को खतरा है। बिकॉज अगर आपकी फैमिली को भी जान का खतरा है तो उनका वापस जाना कुड बी परसीव्ड बाय द होम ऑफिस की जी अब वो खतरा आपके लिए भी टल गया। तो दैट इज वाई मैंने रिक्वेस्ट की आपसे कि प्लीज अपना केस लेके किसी कॉम्पिटेंट पर्सन से जाके मिलें या उनसे कोई अपॉइंटमेंट सेट कर लें, ताकि वो आपका पूरा केस पढ़ के आपको बता सकें कि आपके सिलसिले में बीवी का जाना महफूज है यानी पाकिस्तान। बिकॉज अगर आपका ये क्लेम था मेरी जान को खतरा, फिर भी आप बीवी वापस भेज देते हैं, और आपने कहा था मेरी फैमिली की जान को खतरा है, मैं तीसरी दफा बात बता रहा हूं, तो वो एक इशू बन सकता है आपके भी असाइलम क्लेम के अंदर। सो थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। मेरे ख्याल से अब हमारा टाइम भी पूरा होता है शो का। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप सोशल मीडिया पे शो को दे रहे हैं। प्लीज आप इमिग्रेशन विद तारिक चैनल पे जाके और भी वीडियोस देखें। मैं एडिक्वेट मेंटेनेंस की ड्यूरिंग द वीक लाजमी वीडियो एक बना लूंगा। ये ना भूलिएगा, आपसे इसी चैनल पे मुलाकात होगी अगले हफ्ते थर्सडे को 6 बजे इंशाल्लाह ताला। अपना ख्याल रखें मेरी तरफ से और स्टूडियो में इरफान की तरफ से। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते हम आप मिलते हैं। खुदा हाफिज।